एप 1 मासूम चैप्टर। धनुष, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हुए हैं, जल्दी से बताओ। तुम्हारे परिवार को कितनी भी जरूरत क्यों न हो, लेकिन तुम चोरी नहीं कर सकते। धनुष, लोग कहते हैं अगर किसी को बचपन में कंचे चुराने की आदत हो तो वो बड़ा होकर सोना जरूर चुराएगा। अभी से तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डरा सहमा हुआ धनुष अपने मामा मामी के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी गुस्से में बिछी हुई थी और आंखों में पानी था। शर्म से धनुष ऊपर गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ और वो खुद मामा मामी के भरोसे हो गए थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर चोरी का इल्जाम एक 15-16 साल की उम्र का हाई स्कूल का बच्चा कैसे बर्दाश्त करे। तभी उसकी मामी फिर से उसे डांटते हुए बहुत तेज आवाज में कहती है, धनुष, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है, पर क्या तुम चोरी किए हुए पैसों से अपने स्कूल की फीस भरोगे। घर के सारे नौकर चाकर और कुछ मेहमान धनुष को घेर कर खड़े हैं और उनके ताने धनुष के कानों को चीरते हुए निकल रहे हैं, जैसे सचमुच धनुष ने अपने ही घर में मामा मामी के 3000 रुपये चुराए हो। पर वो डरा सहमा सा स्कूल जाने वाला बच्चा अपनी बेगुनाही साबित भी तो कैसे करे। धनुष का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके होंठों पर खून की छोटी सी बूंद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वो अपने होंठ दांतों से काट रहा था। आंखें नम थी, फिर भी आसपास खड़े लोगों के ताने सुनकर उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की। आहिस्ता से धनुष अपनी गर्दन उठाकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसके मुंह से निकले ये मासूमियत भरे शब्द सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बच्चा कभी चोरी भी कर सकता है। धनुष के मुंह से उसकी सफाई सुनकर मामी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक दर्द भरी आवाज सुनकर वो रुक जाती है, और वो आवाज सुनकर धनुष में जैसे सांस वापस लौट आए हो। धनुष की माँ आरती वहां आ जाती है। उसे देखते ही धनुष हाथ फैलाकर उससे चिपक जाता है। आरती अपने बच्चे को कसकर गले लगा लेती है और पलटकर अपने बड़े भाई और भाभी से लगभग गिड़गिड़ा कर कहती है, अर्चित, मानवी, आप दोनों ने धनुष को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। ये बचपन से ही बहुत ईमानदार रहा है। उसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरा धनुष कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कह रहा है कि उसने वो 3000 रुपये नहीं लिए हैं तो सचमुच उन रुपयों के बारे में कुछ नहीं जानता। आरती अपने बेटे धनुष को कसकर दुलार से पकड़े हुए है और हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी, जो लगभग 40 से 45 साल के रहे होंगे, उनसे विनती कर रही है। पति के चले जाने के बाद किसी औरत का एकमात्र सहारा उसके बच्चे ही तो होते हैं, लेकिन यहाँ शायद आरती का खुद का छोटा भाई अर्चित उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। अर्चित अपनी सख्त आवाज में आरती से कहता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धनुष ने पैसे चुराए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जरूर धनुष ने तुम्हें स्कूल की फीस के लिए परेशान होता देखकर वो पैसे छुपा लिए हो। इतना कहकर अर्चित दूसरी ओर देखना शुरू कर देता है। वो आरती की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, लेकिन बाकी की रही सही कसर पूरा करने के लिए उसकी बीवी मानवी भी तो है। और अब मानवी धीमी मगर एक ताना भरे हुए अंदाज में आरती का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसकी पढ़ाई और बिहेवियर हमेशा से अच्छे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सचमुच। मानवी जोर से आरती की बात पर ठहाका मारकर हंसती है। धनुष और आरती एक दूसरे से चिपके हुए हेल्पलेस खड़े अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा होकर वो जाए भी तो कहा। लेकिन मानवी यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है, स्टार सिटी स्कूल में आने से पहले तुम्हारे बेटे की पढ़ाई सचमुच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ 1 साल रहने के बाद उसके मार्क्स एकदम से गिर गए हैं और अब वो पीछे से पहले नंबर पर आने लगा है। फिर एक तिरस्कार भरी स्माइल चेहरे पर लिए मानवी अपनी गर्दन साइड में झटकर आरती को उसके विधवा और अकेला होने का एहसास दिलाती है और आगे अपनी बात कहती है, मगर इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। अगर तुम इसके लिए हाथ जोड़कर खड़ी न होती तो अब तक इसे लात मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होता। समझी? रिश्तों के सम्मान की बात तो दूर है, मानवी ने तो आरती की भावनाओं को कोई भी रिस्पेक्ट देना भी जरूरी नहीं समझा। आरती चुप होकर अपमान का घूंट पीते हुए ये सब सुन रही है। अपने बड़े भाई अर्चित और अपनी भाभी मानवी की बात सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है। लेकिन अपनी छाती से चिपटे धनुष, जिसे वो लोग अपने कमरे से 3000 रुपये गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसके मासूम चेहरे को देखकर आरती ने फिर एक बार अपने बेटे की बेगुनाही के फेवर में बोलने के लिए हिम्मत जुटाई। पर इससे पहले कि उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर निकलता, एक स्टर्न आवाज सुनकर आरती के शब्द उसके होंठों से बाहर ही नहीं आ पाए। बुआ जी। अर्चित और मानवी के बेटी तन्नू और बेटा अन्नू वहां आ चुके थे। आरती समझ जाती है कि अभी तो उसे और शर्मिंदा होना है। अपने ही भाई के घर में उसे क्या दिन देखने पड़ रहे हैं।
यही सोचकर वो फिर से गर्दन नीचे कर लेती है और अन्नू की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। हम धनुष के ऊपर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कमरे में पैसे चुराने की पॉसिबिलिटी सिर्फ धनुष की ही है। आपकी आंखों में जरूर धनुष बहुत होनहार और ईमानदार होगा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के लिए यही लगता है, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम कि ये आजकल स्कूल में कितनी शर्मनाक हरकतें कर रहा है। दूसरे बच्चों की कॉपी से होमवर्क की नकल करना, एग्जाम में नकल करना, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट से रोज किसी न किसी बात पर मारपीट करना, ये अब इसकी रोजमर्रा की हरकतें हैं। मुझे तो शर्म आने लगी है स्कूल में किसी को भी ये बताते हुए कि ये हमारा कजन ब्रदर है। आरती दुखी मन से नम आंखों के साथ उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि वो दोनों अर्चित और मानवी के बच्चे थे। अर्चित और मानवी से फिर भी थोड़ी शर्म और इज्जत की उम्मीद की जा सकती है, पर इन दोनों में रत्ती भर भी इस बात की कोई शर्म नहीं है कि वो अपनी बुआ से बात कर रहे हैं। इसलिए आरती चुप होकर उन्हें सुन रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो दोनों उसे उल्टा जवाब देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। लेकिन धनुष कैसे चुप रह पाता? वो उनकी बात काट कर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों झूठे और बदतमीज हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अन्नू और तन्नू धनुष की आवाज़ सुनकर गुस्से से भर गए, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाए, मौके की सीरियसनेस को भांपते हुए आरती अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्चित और मानवी से कहने लगी, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम्हें वो 3,000 रुपये नहीं मिलते हैं तो उसे मेरे और अपना उधार समझो। तुम्हें पता है जब से धनुष का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता है और गुस्से में कुछ भी कर बैठता है, पर अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात पूरी खत्म करने से पहले ही आरती की आंखों में काफी देर से रुके हुए आंसू तेजी से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अपने छोटे भाई के पूरे परिवार के सामने वो असहाय होकर रोने लगती है। अपनी बात पूरी होने तक आरती वहां बेजान सी उनके सामने खड़ी है, उसके बेटे के साथ जो पिछले 1 साल से हो रहा है उसे याद कर करके आरती सुबक सुबक कर रो रही है। पहले हस्बैंड की सडन डेथ, फिर बेटे का एक्सीडेंट, और इस सब के बाद अपनी ही भाई के यहाँ ऐसा बेइज्जत होकर रहना। एक अकेली औरत और कितने दर्द के घूंट पिए। बेशक धनुष के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो चुकी है, पर वो फिर भी एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा रहा है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल। 2 साल पहले जब वो स्टार हाई स्कूल में एडमिशन के लिए आया था तो उसने स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन में पूरे शहर में सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे, और यही नहीं उसने क्लास में भी सभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। पहले साल में तो धनुष ने सभी एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन बुरी किस्मत ने कब किसका पीछा छोड़ा है। धनुष की हालत 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद से अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हो पाई है। अब न तो वो पहले की तरह समझदार है और न ही शांत रहने वालों में से है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसे कोई भी बात याद नहीं रह पाती। उस एक्सीडेंट ने धनुष के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने तो उसे परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोज कर दिया था। अगर आरती की रिक्वेस्ट और स्कूल को उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कोई उम्मीद नजर न आती तो अब तक उसे स्कूल से कब का बाहर निकाल दिया गया होता। अन्नू और तन्नू एक दूसरे को देख के कुछ इशारा करते हैं, जैसे कि वो आरती का मेलोड्रामा देखकर बोर हो चुके हैं और अब इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सब के सब शांत खड़े हैं। धनुष अभी तक अपनी माँ से चिपका हुआ है और आरती जैसे भगवान से ही अपनी हालत की शिकायत कर कर के सुबक रही है। अर्चित और मानवी भी इधर उधर देख रहे हैं, जैसे कि वो आरती के वहाँ से जाने का इंतजार कर रहे हो। वहाँ खड़े सभी लोग आरती की ओर ही देख रहे हैं कि तभी अचानक से आरती से चिपटे हुए धनुष के शरीर में कुछ कंपकपाहट होनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है। धनुष वहाँ खड़े हुए सभी लोग और अपने मामा मामी की ओर देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो यहाँ कैसे पहुँच गया। वो खुद से कहता है, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्या मैं उस तूफान में फंसने के बाद भी मरा नहीं था? यहाँ क्या चल रहा है? धनुष भौचक्का सा खड़ा हुआ अपने चारों ओर देख रहा है। धनुष को याद आता है कि वो तो इमॉर्टल दुनिया में था और देवीय तूफान से जूझ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो देवीय तूफान से बाहर निकल जाएगा तो वो इमॉर्टल दुनिया का एक देवता बन जाएगा और फिर वो अमर हो जाएगा। धनुष हाल में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो कई वर्षों की नींद से अचानक से जाग गया हो। धनुष याद करने की कोशिश कर रहा है कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सैड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा शौक उसे लगा हो। यहाँ आने से ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था वो सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आ रहा था।
धनुष की तूफानी मुसीबत का ये सबसे कठिन समय था, जब वो अपनी सारी शक्ति खो चुका था। तब उसने उस दैवीय तूफान से निकलने के लिए अपनी सारी विल पावर को अक्यूमुलेट किया था। सामने से हुए वार को तो वो रोक सकता था, लेकिन पीछे से होते हुए हमलों का उसके पास कोई सल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसकी पीठ पर कोई भी कवच या ढाल नहीं थी जो उसे पीछे से होते हुए हमलों से बचा सके। धनुष अपने उन दोस्तों को भी इस हमले में नहीं बचा पाया था जिनके पास बहुत सारे दैवीय रक्षा कवच थे और जो दैवीय हथियारों से लैस थे। धनुष का दिमाग उन सभी बातों को याद कर रहा है जो उसके साथ उस इमॉर्टल दुनिया में हुई थी। उस दैवीय तूफान के उसने 9 डेंजरस मिशन तो पार कर लिए थे, लेकिन जब वो खुद को 10वें मिशन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने में लगा था, उसी वक्त उस डेंजरस मिशन में उसके अपने वो साथी जिन पर धनुष को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने उस पर एक जानलेवा हमला कर दिया था। और उन्हीं लोगों में शामिल थी जाह्नवी, जिसे धनुष सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जाह्नवी ने भी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धनुष का बड़ा दिल दुखाया था। उनके संयुक्त हमले के तहत धनुष का भाग्य लगभग बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता और वो अपनी चेतना खो देता, वे लोग पहले से ही अधीर थे और रहस्यमय प्राचीन मैनुअल को छीनने के लिए दौड़ पड़े, जिसे धनुष ने गलती से प्राचीन राक्षसी भगवान से प्राप्त किया था, जिसका नाम था द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस मैनुअल। उसे समझ आ चुका था कि इंसान का स्वभाव इतना ग्रीड और ईर्ष्या से भरा हुआ है कि प्यार और दोस्ती जैसे पवित्र बंधन भी लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। धनुष वही खड़ा खड़ा ये सब सोच रहा है। उसे ध्यान ही नहीं कि उस हॉल में मौजूद लोग जिन्होंने उसके ऊपर 3000 रुपये चोरी करने का इल्जाम लगाया है, उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धनुष फिर खुद से ही कहता है, मैं उस तूफान से बाहर निकलने में असफल रहा हूँ, तो मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा शरीर तो खत्म हो जाना चाहिए था और मेरी आत्मा अब तक राख बनकर हवाओं में उड़ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अब भी यहाँ कैसे हूँ। क्या धनुष अपने ही बनाए हुए इन 2 संसारों के भंवर से निकल पाएगा। उसके अपने मामा को अपनी बहन और उसकी माँ आरती के आंसुओं का भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। क्या सचमुच धनुष ने 3000 रुपये चुराए हैं। जा एक टूर चैप्टर रटना। तभी धनुष को अपने आसपास की हवा से एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। जैसे ही वो खुशबू धनुष की नाक से होती हुई उसकी बॉडी में एंट्री करती है, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। धनुष के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। उसका गुस्से में पड़ चुका सख्त लाल चेहरा बिल्कुल कोमल हो जाता है। काफी देर के बाद धनुष का सर ऊपर उठता है और उसे एक दया से भरा बहुत ही कोमल चेहरा दिखाई देता है, जैसे उस औरत के चेहरे से टपकते प्यार ने उसे नहला दिया हो। उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो इन सभी दुश्मनों के बीच में धनुष को अपनी छाती से लगाए खड़ी थी, मानो पूरी दुनिया से वो धनुष के लिए अकेली ही लड़ रही हो। जहाँ वहाँ मौजूद सब लोग धनुष को चोर मानकर उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आरती को शायद इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओ गॉड दिस पेन, मैं तो मर चुका हूँ, फिर क्यों मुझे ये पेन रह रह कर टॉर्चर कर रहा है। धनुष जोर जोर से अपना सर हिला रहा था और अब वो उस चेहरे से अपनी आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस चेहरे को उसकी आंखें पिछले कई हजार सालों से ढूंढ रही थी। धनुष उस कमरे में खड़े बाकी लोगों को सरप्राइजिंगली देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया। इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष ने उन 10,000 सालों में न जाने कितने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, जहाँ उसे फिजिकली एंड मेंटली दोनों मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। धनुष ने खुद को अपने परिवार के सभी लोगों से बिल्कुल अलग कर लिया था, पर इतने तूफानों के बाद भी वो अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सका था। उसके दिल के आखिरी कोने में बस उसकी माँ ही बसी थी, बाकी उस परिवार का और कोई भी नहीं। धनुष बड़बड़ाते हुए खुद से कह रहा है कि क्या ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं मेरे वही इंटरनल डीमंस तो नहीं है जिनसे मैं इतने सालों से लड़ता आ रहा हूँ। फिर अचानक ही धनुष के अंदर चल रहा वो तूफान, जिसमें कई हजार यादें उसके दिमाग की दीवारों से टकरा रही थी, उन सारी यादों ने जैसे धनुष के दिमाग में एक विस्फोट सा कर दिया हो। उन्हीं कुछ यादों में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो उसे धुंधली धुंधली ही याद थी। क्या मैं सचमुच धरती पर वापस आ गया हूँ। मेरे उस इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 साल धरती पर सिर्फ 1 साल के बराबर है। धनुष को काफी देर के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू हो चुका था। 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट के बाद धनुष का शरीर तो ठीक था, पर उस एक्सीडेंट ने धनुष की मेंटल हेल्थ पर गहरी चोट दी है। उसी एक्सीडेंट की वजह से धनुष की सोचने और समझने की शक्ति पर इतना गहरा इफेक्ट हुआ था कि ना तो जल्दी से वो कोई बात समझकर उस पर अपनी रिएक्शन ही दे पाता है, और न ही जल्दी से उसे कुछ याद हो पाता है।
और यही कारण है कि धनुष जिस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझा जाता था, आज उसी क्लास के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे अपने आसपास होने वाली चीज़ें तो सब समझ आती है, पर बहुत कम मौक़ों पर ही वो अपनी रिएक्शन दे पाता है। लेकिन धनुष के दिमाग में वो सारी यादें इकट्ठी होती रही है जो पिछले 1 साल में उसके साथ हुई है, जिससे उसे ये समझ आया कि पिछले 1 साल में अर्थ पर क्या क्या हुआ है। धनुष की आत्मा का एक हिस्सा अमृत्यु की दुनिया यानी इमॉर्टल वर्ल्ड में फंस कर रह गई थी, जहाँ का वो हीरो बन गया था। धनुष उस वर्ल्ड में पिछले 10,000 साल से बिल्कुल राजा की तरह जीता आए है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस अमृत्य संसार में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी आत्मा वापस उसे इसी धरती पर लाकर फेंक देगी, जहाँ उसके 10,000 साल सिर्फ 1 साल के ही बराबर होंगे। अचानक से धनुष अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु, जिस दिन मैं दोबारा इस अमृत्य संसार में जन्म लूंगा वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। धनुष गुस्से में है और गुस्से में अपने होंठों को दांतों से दबाकर उसकी कही ये बात वहां खड़े सभी लोग सुन लेते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो किसके बारे में बात कर रहा है। और धनुष की माँ आरती की आंखें तो अपने बेटे का गुस्से में बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर जैसे कांप ही उठी थी। घर के नौकर और मेहमान तो सोच रहे थे कि धनुष को कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। आरती भी अपने बेटे की चीख सुनकर डर जाती है और उसे कस के जकड़ लेती है और पूछती है, धनुष क्या हुआ बेटा? धनुष के डरे हुए चेहरे पर पसीने और उसके कांपते शरीर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों को उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहीं न कहीं आरती को ही हमेशा उसकी हालत का जिम्मेदार माना है। आरती ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका हंसता खेलता बेटा किसी दिन ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धनुष की हालत के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उसके आसपास के वो लोग भी हैं जो उसके परिवार से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। ये लोग अब उसकी मदद तो नहीं कर सकते, मगर उन सबकी आंखों में वो गिल्ट और डर साफ साफ देखा जा सकता है। धनुष का चेहरा बुरी तरह डर के कारण कांप रहा है और उसकी माँ रोते हुए बार बार अपने आंचल से उसका पसीना पूछने में लगी हुई है। तभी उस शांति से भरे हुए कमरे में एक कर्कश आवाज बहुत तेजी से आई, धनुष ये बकवास करना बंद करो, तुम एक नंबर के ड्रामेबाज हो। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, परियों की रानी सोमती, महान राजा जोनू और राक्षस धूमकेतु? हमने तो कभी कोई ऐसा गेम नहीं खेला जिसमें इन नाम से कोई भी प्लेयर्स हो। तुम पैसे चुराने के बाद ये ढोंग कर रहे हो। और ये आवाज़ थी उसकी कजिन तन्नू की, जो धनुष की हालत को एक ड्रामा समझकर बहुत तेज गुस्से में चिल्लाई थी, नालायक गधे, अब तुझे ये भी पता है कि पागलपन का बहाना कैसे करे। मुझे तो लगा कि तू सच में ही पागल हो गया है, पर अगर तू ये समझ रहा है कि ये पागलपन का ड्रामा करके तू हमारे 3,000 रुपये गटक जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम दोनों माँ बेटे को बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि जब तक तुम दोनों वो 3,000 रुपये वापस नहीं कर देते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। धनुष की मामी मानवी ने उन दोनों माँ बेटे को जैसे चोर मान ही लिया और सावधान भी कर दिया। जैसे ही धनुष चिल्लाया था वो समझ चुका था कि वो अपना आपा खोकर कुछ ज्यादा ही बोल चुका है, जिसकी वजह से सब उसे यन्हा पागल समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोगों में सबसे ज्यादा चिंता धनुष को अपनी माँ की थी, जो लगातार रोए ही जा रही थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि बाकी के लोग उसे क्या समझेंगे, लेकिन उसकी माँ को उसकी ये हालत देखकर कितना दर्द हो रहा होगा, धनुष के दिमाग में बस अब यही चल रहा था। इसलिए उसने जल्दी से जल्दी खुद को संभाला और रोती हुई अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा। धनुष अपनी रोती हुई माँ आरती से कहता है, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे थे, लेकिन मानवी को ये सब कुछ उन माँ बेटे का मिला जुला ड्रामा लग रहा था ताकि वो 3,000 रुपये उन्हें वापस न करने पड़े। इसलिए मानवी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। तभी तन्नू, उसके कजिन, ने एक बहुत अजीब और भद्दी सा ताना उन दोनों पर दे मारा। तन्नू कहती है, राक्षस राक्षस को ही जन्म देता है और देवता देवता को ही जन्म देता है। जैसे पेड़ से गिरा सेब उससे ज्यादा दूर जाकर नहीं गिरता, और चूहे के बच्चे बचपन से ही जमीन में गड्ढा करना सीख ही जाते हैं। धनुष सब समझ रहा था कि तन्नू ने ये ताना उसके और उसकी माँ पर मारा है। धनुष अपनी मामी के चेहरे के भाव देख रहा है, जैसे वो अभी जल उठेगी, और फिर तन्नू की ओर देखकर कहता है, तन्नू क्या तुम में हिम्मत है ये गेम खेलने की? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस खेल को खेलने में बहुत मजा आने वाला है तो मुझे तुम्हें एंटरटेन करने में बुरा नहीं लगेगा। तन्नू सरप्राइजिंगली धनुष की ओर देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धनुष कौन से खेल की बात कर रहा है। उसके शॉकिंग फेस को देखते हुए धनुष ने आगे कहना शुरू किया,
जब उसे आप खो देंगे तभी उसकी हिफाजत करना जानेंगे। जब उसे आप खो देंगे तभी आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए उन 10,000 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए तरसा था तो वो थी उसकी माँ। और ये उसकी माँ ही थी जो उसकी कमजोरी बन चुकी थी। और अब क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी तो उसमें एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ रही थी। दिल ही दिल में धनुष ये कसम खा चुका था कि कुछ भी हो उसे अपनी माँ को परिवार के बाकी लोगों से बचाना है। धनुष तो पहले ही खुद को अपना आपा खोने का दोषी मान चुका था, जिसकी वजह से उसकी माँ इतनी दुखी थी। लेकिन जब उसने अपनी मामी और तन्नू के बदतमीजी भरे ताने और बातें सुनी तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। और उसकी जगह कोई और भी होता तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कोई भी बेटा चुप नहीं रह पाता। इसलिए धनुष ने जिस गुस्से के उबाल को इतने समय से अंदर दबा रखा था वो अचानक से ही फटकर बाहर आ गया। जब धनुष अपने उस इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस अर्थ आया तो बाहर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन धनुष के शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। उसकी समझ पहले की तरह ही बिल्कुल शार्प हो गई थी। यहाँ तक कि बोलने का, चलने का तरीका सब कुछ जैसे काफी बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनुष एक न्यू सोल के साथ रिबॉर्न हुआ हो। धनुष की चेतना पहले से तकरीबन 10 गुना बढ़ चुकी थी और उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति तो करीब पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। उस घर में उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था धनुष के आंख और कान ने वो सब कुछ देखा सुना था और सब कुछ उसके दिमाग में एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह सेव हो रखा था। इसी वजह से धनुष का अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल जादुई रूप से एक डरावने स्तर तक बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रस्सी से बंधा हुआ उसके दिमाग को अचानक से किसी ने आज़ाद कर दिया हो। सभी बंधनों से अब वो आज़ाद हो चुका हो और अब उसके सामने सचमुच एक बिल्कुल नया संसार हो। वो 10,000 साल जो धनुष ने उस इमॉर्टल वर्ल्ड यानी अमृत संसार में बिताए थे, वहाँ चाहे वो कोई बड़े अधिकारी का पोता था या फिर एक सुप्रीम वॉरियर, धनुष एक बड़ी पोजीशन पर था और वहाँ सब उसके आदेशों का पालन करते थे। और अब इस वर्ल्ड में जहाँ वो खुद अपने मामा के घर में अपनी माँ के साथ उनके एहसानों पर जिंदा था, उन लोगों के लिए उसका ये हावी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब धनुष उस कमरे में चिल्लाया तो वहाँ खड़े लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइज की बात थी, क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला लड़का जुबान कैसे खोल सकता है, और वो भी अपने मामा मामी के सामने। कमरे में मौजूद सब लोग कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसे शांत हो गए थे जैसे कि वहाँ कड़ाके की बर्फ पड़ गई हो। उसके मामा मामी तो धनुष का ये रूप देखकर ऐसे बैठे थे जैसे उनके गले में किसी ने फांसी का फंदा बांध दिया हो ताकि उनके गले से एक भी शब्द ना निकल सके। पर अब उस कमरे में पड़ी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तभी उसके मामा अर्चित गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं, धनुष तुझे किसने परमिशन दी हमारे सामने ऐसे चिल्लाने की? अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं, इस बात की भी तमीज भूल गया तू? क्या यही सब सिखाया है तेरी माँ ने तुझे? एक तो जिस घर में रहते हो उसी में चोरी करते हो और ऊपर से बदतमीजी भी। धनुष का मामा अर्चित उसके ऊपर चिल्ला तो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी धनुष का ये रौद्र बदला हुआ रूप देखकर घबरा रहा था। लेकिन जैसे धनुष ने अपने मामा के बेटी तन्नू को गुस्से में जवाब दिया था तो अर्चित ने बोलना जरूरी समझा। लेकिन अर्चित भी ये समझ चुका था कि अब धनुष पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा है और ये सचमुच उसके लिए एक बड़े डर की बात है। और हुआ भी वही जिस बात के लिए अर्चित डर रहा था, क्योंकि अब उसका भांजा धनुष शांत रहने वालों में से नहीं था। धनुष ने भी अपने मामा अर्चित की बात का जवाब कुछ उनके ही अंदाज में दिया। मुझसे कौन सी इज्जत की बात करते हो तुम मामा? जरा सोच कर देखो, क्या तुम्हें हक है ऐसी बात करने का? अब अर्चित अपना खुला मुंह लेकर उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। और अर्चित ही क्यों, वहां मौजूद बाकी सभी लोग, धनुष की मामी मानवी और उनके बच्चे अन्नू और तन्नू, यहाँ तक कि घर के सभी नौकर चाकर भी धनुष की ओर ही एकटक देख रहे थे। और जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि अब आगे धनुष और क्या बोलेगा या इतना कहकर चुप हो जाएगा। लेकिन धनुष तो जैसे आज चुप होने की सोच ही नहीं रहा था। और वो बच्चा चुप होता भी कैसे जिसकी माँ को सबके सामने उसके अपने मामा ने ही बेइज्जत किया हो।